अगर कोई व्यक्ति आपकी जमीन पर कब्जा कर ले और आपको पता ही न चले, किसी भी संपत्ति पर ताला लगाकर या उस संपत्ति प्लॉट पर चार दीवारी करवाकर आप अपनी संपत्ति को सुरक्षित नहीं मान सकते हैं। और अगर आपकी जमीन, प्रॉपर्टी, प्लॉट या गोडाउन खाली पड़ा है तो कब्जा करने वाला व्यक्ति आपकी छोटी सी लापरवाही, आपकी छोटी सी गलती का बहुत बड़ा फायदा उठा सकता है। आज के इस वीडियो में आप जानिए 15 ऐसी जानकारियां, प्रॉपर्टी पर कब्जा होने की ऐसी 15 सावधानियां जिन्हें हर जमीन के मालिक को समझना और जानना बेहद जरूरी है। और अगर इन 15 सावधानियों में से एक भी आपने गलती कर दी तो फिर आपका मामला कोर्ट कचहरी चक्करों में उलझ सकता है और आपको कई सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये 15 सावधानियों में जो आखिरी 2 सावधानियां मैं आपको बताऊंगा वह आपकी प्रॉपर्टी को सुरक्षित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम किसी संपत्ति को खरीद कर ये सोचते हैं कि उसको किराए पर देकर उससे नियमित आमदनी प्राप्त कर सकेंगे, अपनी आजीविका को सुचारू रूप से चला सकेंगे। लेकिन कई बार गलत किराएदार मिल जाने की वजह से वह मकान मालिक को बहुत ज्यादा परेशान करता है, समय पर किराया नहीं देता, बात बात पर झगड़ा करता है। तो ऐसे किराएदार से छुटकारा पाना मकान मालिक के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे किराएदार को जब मकान मालिक की तरफ से उस संपत्ति को खाली करने के लिए कहा जाता है तो वो झगड़ा करता है, विवाद करता है और अनर्गल आरोप लगाकर मकान मालिक के खिलाफ कोर्ट चला जाता है। ऐसे में मकान मालिक को अनर्गल परेशानी होती है, बेवजह बेकसूर होने के बावजूद उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं और उसके कई बेहतरीन साल उस संपत्ति को किराए पर देने की वजह से खराब हो जाते हैं। कई बार मकान मालिक के लिए ऐसी स्थिति बन जाती है कि उसको किराएदार को खुश करके मोटा हर्जाना भरकर, यानी कि मोटी रकम देकर उस संपत्ति को खाली करवाना पड़ता है। कई बार ऐसी स्थिति भी देखी गई है कि मकान मालिक को मजबूर होकर उस संपत्ति को जो किराएदार ने अपने कब्जे में करके रखा हुआ है, जिसको खाली नहीं कर रहा है, औने पौने दामों में बेचकर निकलना पड़ता है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 15 सावधानियां बताऊंगा। किसी भी संपत्ति को अगर आप किराए पर देते हैं तो ऐसी किन 15 बातों का हम ध्यान रखें ताकि हमें भविष्य में हमारी संपत्ति मुश्किल में न आए, किसी भी गलत किराएदार के चक्कर में न पड़े और जब चाहे हम हमारी संपत्ति को उपभोग और उपयोग कर सकें। इन सावधानियों को ध्यान में रखकर आप अपनी संपत्ति को किसी भी किराएदार के गलत इरादे से बचा सकेंगे और अपनी संपत्ति को सुरक्षित भी रख पाएंगे। तो वीडियो दोस्तों बहुत ज्यादा जानकारी वाला और हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अभी से एक लाइक कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। और इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर पुश कर लें। इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी इसी तरह के वीडियोस को नियमित देख सकते हैं। तो सबसे पहली सावधानी की बात करेंगे कि किसी भी संपत्ति को किराए पर देने का आप मनोबल या मानस बनाएं तो इंडिविजुअल किसी प्राइवेट व्यक्ति को देने की बजाय आप प्रीफर करें कि किसी कंपनी को आप अपनी संपत्ति को किराए पर दें। इसका कारण यह है कि एक कंपनी कई लोगों के ग्रुप से बनी हुई होती है, एक उसका प्रोटोकॉल होता है, एक सिस्टम होता है। तो ऐसी किसी भी कंपनी के द्वारा आपकी संपत्ति पर नाजायज कब्जा ताबीज नहीं रखा जाता और किराया भी आपको समय समय पर जैसी शर्तें तय होती है उसके अनुरूप मिलता रहता है। कई बार गलत कंपनी आपको मिल भी जाए तो ऐसी कंपनी अगर कोर्ट जाती है और कोर्ट के द्वारा उस पर कोई जुर्माना लगाया जाता है तो वो बहुत बड़ा भारी होता है। इसलिए ज्यादातर कंपनियां ऐसी देखी गई हैं जो कोर्ट कचहरी के चक्रों में नहीं उलझती, वो बचने की कोशिश ही करती हैं। इसके बाद जो दूसरी सावधानी है वो ये है कि जब भी आप संपत्ति को किराए पर दें तो अपनी बिल्डिंग की वीडियोग्राफी कर लें, फोटोग्राफी कर लें। आपके रूम्स वगैरह में क्या क्या आइटम आपने लगा रखे हैं, क्या क्या सुविधाएं आपने उस बिल्डिंग में करके रखी हुई हैं और किराएदार को आप क्या सुविधाएं देना चाहते हैं, तो उसकी एक प्रॉपर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करके जरूर रख लें। इससे भविष्य में होगा यह कि आपने अगर फोटोग्राफी कराई है तो उसमें जो तमाम सुविधाएं आपने दी है, उस संपत्ति पर आपने किस तरह से मेंटेनेंस किया है, कलर वगैरह कितना किस प्रकार होया हुआ है, तो ये तमाम सारी जानकारी किराएदार को भी रहेगी और वो आपकी संपत्ति का मेंटेनेंस करता रहेगा और आपको भी ध्यान रहेगा कि आपने अपनी संपत्ति को किस हालत में दिया था और अब किराएदार ने उसकी क्या हालत बना दी है। इससे आप भविष्य में किराएदार को पाबंद कर सकेंगे, बाउंड कर सकेंगे कि वह आपकी उस संपत्ति को मेंटेन रखे और उसकी लायबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी भी आप उसको याद दिलाते रहेंगे। इससे आपकी संपत्ति सुरक्षित रहेगी और कई सालों तक आपका साथ निभाती रहेगी। इसके बाद तीसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि किसी भी संपत्ति को किराए पर देने से पहले लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट करके ही संपत्ति को किराए पर दें, या लीज एग्रीमेंट भी आप बना सकते हैं। बिना रेंट एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट करवाए अपनी किसी भी संपत्ति को किराए पर बिल्कुल ना दें। कई बार ऐसा देखा गया है कि किराएदार और मकान मालिक के बीच रेंट एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट नहीं बना था। ऐसे में किराएदार ने उस संपत्ति पर अपना रेजिडेंस प्रूफ बना लिया, अपना पैन कार्ड बना लिया
अपना पासपोर्ट बना लिया और भी कई तरह के वो डॉक्यूमेंट उस संपत्ति के एड्रेस पर बनवा सकता है। और इसका विपरीत परिणाम यह हो सकता है कि वह उस संपत्ति पर अपने तमाम डॉक्यूमेंट बनाने के बाद उस संपत्ति को अपनी होने का दावा कर सकता है। इससे आप हैरान और परेशान हो सकते हैं। कई केस में ऐसा भी देखा गया है कि ऐसी किसी भी संपत्ति पर काबिज होकर किराएदार ने वहां पर अपने तमाम दस्तावेज बनवा लिए और यहाँ तक कि उस संपत्ति के डुप्लीकेट दस्तावेज बनाकर उस पर अपना मालिकाना हक ठोक दिया। और ऐसे में आप अपनी मुश्किलों को बहुत बढ़ा सकते हैं। आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। उस संपत्ति को अपना होने का आपको दावा करना पड़ सकता है। ये साबित करना पड़ सकता है कि वो संपत्ति आपकी है, किराएदार की नहीं है। और इसके अंतर्गत आपके कई साल, आपका बहुत सारा पैसा कोर्ट कचहरियों के चक्कर में उलझने की वजह से व्यर्थ जा सकता है। इसके बाद बात करेंगे चौथे पॉइंट की कि भले ही आप किसी कंपनी को अगर अपनी संपत्ति को किराए पर दे रहे हैं तो कंपनी से आप 2 साल, 3 साल, 5 साल तक का लीज एग्रीमेंट बना सकते हैं। लेकिन किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को, प्राइवेट व्यक्ति को अपनी संपत्ति को किराए पर दे रहे हैं तो उसको 11 महीने से अधिक का रेंट एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट नहीं बनाए और इससे ज्यादा का उसको परमिशन भी उस संपत्ति पर रहने की न दे। इसके बाद बात करेंगे 5वें पॉइंट की। 5वां पॉइंट यह है कि किसी भी संपत्ति को आप जब रेंट एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट करके दे ही रहे हैं तो आप उस संपत्ति के एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड जरूर करवाएं, प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी चुकाकर। ऐसे किसी भी फुल प्रूफ रेंट एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट को बनाकर ही अपनी संपत्ति को किराएदार को दें, क्योंकि किसी भी रेंट एग्रीमेंट की वैल्यू तब बढ़ जाती है जब उसको रजिस्टर्ड किया जाए, उसका वजन इससे बढ़ जाता है, उसका जो योगदान है आपके प्रति वो एक लायबिलिटी बढ़ जाती है और कभी भविष्य में विवाद होने की या कोर्ट कचहरी जाने की स्थिति में वो रेंट एग्रीमेंट आपके एक भरोसेमंद साथी के रूप में आपका साथ दे सकता है। रजिस्टर्ड होने की वजह से सब रजिस्ट्रार भी एक गवाह के तौर पर आपके सपोर्ट में आ सकता है। इसके बाद बात करेंगे छठे पॉइंट की। छठा पॉइंट यह है कि आपने किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति किराए पर दी है, रेंट एग्रीमेंट बनाया है या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाया है, 11 महीने के लिए बनाया है और 11 महीने खत्म हो चुके हैं, तो कोशिश ये करें कि उस किराएदार को उस प्रॉपर्टी से, उस संपत्ति से हटा दें और किसी नए किराएदार को फिर से एक नया एग्रीमेंट और लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाकर उस पर काबिज रखें। यानी कि सेम किराएदार को आप कंटिन्यू नहीं रखें, अपने किराएदार को चेंज करते रहें। और अगर आपको किराएदार नया नहीं मिलता है, आप उसी किराएदार को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो इसके लिए फिर 7वां पॉइंट आप समझ लीजिए कि आप उस किराएदार से संतुष्ट हैं, वो आपको समय पर किराया भी दे रहा है, आप उसको कंटिन्यू रखना भी चाहते हैं। तो जैसे ही उसके 11 महीने खत्म हो जाते हैं तो आप कंटिन्यू तुरंत बाद उसका नया रेंट एग्रीमेंट नहीं बनाएं। यानी कि जैसे ही नया एग्रीमेंट बनाने की जरूरत महसूस हो तो आप उसमें गैप रखें, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का गैप रख सकते हैं। यानी कि दोनों एग्रीमेंट को कंटिन्यू नहीं रखें, आपको उन दोनों एग्रीमेंट में गैप रखना है और नया एग्रीमेंट महीने या 15 दिन की अवधि गुजरने के बाद आपको बनाना चाहिए। और इसमें 8वां पॉइंट यह बनता है कि अगर आपने सेम स्थिति है, किराएदार को कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं, तो कई लोग लापरवाही करते हैं और अपने पुराने रेंट एग्रीमेंट को रिन्यू कर देते हैं, यानी उसी एग्रीमेंट पर अगले 11 महीने का लिख देते हैं। और ऐसा करने से आप बहुत बड़ी गलती के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि आपका रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का नहीं बनकर 22 महीने का हो सकता है। और अगर भविष्य में कोई विवाद हो गया तो कोर्ट आप पर पेनल्टी लगा सकता है, आप पर स्टाम्प ड्यूटी एक्स्ट्रा मांगकर आप पर जुर्माना भी लगा सकता है, क्योंकि अब वो रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का नहीं होकर 22 महीने का हो गया और 22 महीने का रेंट एग्रीमेंट आपको रजिस्टर्ड करवाना चाहिए था, उस पर स्टाम्प ड्यूटी भी पे करनी चाहिए थी। तो रेंट एग्रीमेंट को रिन्यू कभी भी ना करें, पुराने रेंट एग्रीमेंट को डिस्ट्रॉय करने के बाद एक नया एग्रीमेंट बनाएं और नई तारीख से बनाएं। इससे होगा यह कि भविष्य में आपका किराएदार से विवाद होता है, मामला कोर्ट में जाता है, तो आप ये साबित कर पाएंगे किराएदार पहले किराएदार था लेकिन उसने उस संपत्ति को खाली कर दिया था और उसके बाद वापस से उस किराएदार को इतनी तारीख को हमने उस संपत्ति को किराए पर दिया था। इससे आपका दावा कोर्ट में मजबूत हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे 9वें पॉइंट की। 9वां पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि जब भी आपने किसी किराएदार को कंटिन्यू रखा और अगला फिर नया एग्रीमेंट उसके नाम से बनाना चाहते हैं, तो आपको मेरी सलाह यह है कि आप सेम व्यक्ति के नाम से नया रेंट एग्रीमेंट या नया लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट नहीं बनाए। यानी कि पिछले 11 महीने जिस व्यक्ति के नाम से आपने रेंट एग्रीमेंट बनाया था, अब आप उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से बनवा सकते हैं, उसकी पत्नी के नाम से, उसके पुत्र के नाम से या उसके परिवार में रहने वाले उसके भाई बंधुओं के नाम से नया रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। यानी कि सेम किराएदार को कंटिन्यू आपको सेम नाम से कंटिन्यू नहीं रखना है, लगातार नहीं रखना है। इसके बाद दोस्तों 10वां पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि जब भी किसी फैमिली को, किसी परिवार को आप अपनी संपत्ति को किराए पर दें, तो किराए पर देने से पहले उस संपत्ति का रेंट एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट पुरुष व्यक्ति के नाम से ही बनाएं, महिला के नाम से कभी भी रेंट एग्रीमेंट बनाने से बचें। इसका कारण यह है कि पुरुष व्यक्ति आपको तय समय पर किराया देता रहेगा, आप तकाजा भी कर सकेंगे, उससे अपना किराया मांग सकेंगे और कभी डिसकंटिन्यू होने की एवज में उसको आप बता भी सकेंगे कि वह किराया क्यों नहीं दे रहा है। इसके विपरीत
अगर आप किसी महिला के नाम से रेंट एग्रीमेंट या लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाते हैं तो आप उससे बार बार तकाजा नहीं कर सकेंगे। अगर वह किराया नहीं दे रही है तो बार बार आप उसके घर भी नहीं जा सकेंगे, उस संपत्ति पर नहीं जा सकेंगे जो आपकी है। और अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की और महिला से आपका विवाद हो गया तो वह आप पर अनर्गल आरोप लगा सकती है, आपने उसको छेड़ा है, आपने उसके साथ बदतमीजी की है, आपने उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की है या आपने उस पर गंदी नजर डाली है। इस तरह के आरोप लगाकर वह थाने जा सकती है, कोर्ट जा सकती है और ऐसी कंडीशन में आपको किराया मिलना तो अलग बात है, हो सकता है आपको अपने आप को बचाना भारी पड़ जाएगा और इसका परिणाम ये होगा कि आपको अनर्गल परेशान होना पड़ेगा। संपत्ति खाली होना दूर की बात है, आपको कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने के लिए, अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए बहुत ज्यादा परेशानियां और बहुत ज्यादा पैसे की बर्बादी करनी पड़ सकती है। इसके बाद बात करेंगे 11वें पॉइंट की, जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे जो पॉइंट हैं वो मजबूत होते जाएंगे, इसलिए आपको इस वीडियो को कंटिन्यू पूरा जरूर देखना चाहिए। 11वां पॉइंट यह है कि जब भी आप किसी किराएदार को संपत्ति किराए पर देते हैं तो जब किराएदार बदमाशी करता है, समय पर किराया नहीं देता, आपको किराया देने में आनाकानी करता है और आप आजीज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आप चाहते हैं कि वह उस संपत्ति से चला जाए, खाली कर दे, तो जब आपकी वह बात नहीं सुनता तो आप परेशान होकर उसके लाइट के, पानी के कनेक्शन काट देते हैं और ये आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। अपने किराएदार के पानी के, बिजली के कनेक्शन कभी भी बंद न करें, ऐसी गलती बिल्कुल न करें, क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है कि उसको पानी और बिजली की सुविधा मिलनी चाहिए। और अगर वह इसके विपरीत आपके खिलाफ कोर्ट में चला जाता है तो कोर्ट भी फंडामेंटल राइट के सेक्शन 21 के अंतर्गत उसको नए कनेक्शन लेने के लिए आदेश दे सकता है और ऐसे में वह व्यक्ति अपने नाम से लाइट और बिजली के कनेक्शन ले सकता है और ऐसे में आपके लिए बहुत बड़ी दुविधा और मुश्किल खड़ी हो सकती है। और मुश्किल ये खड़ी हो सकती है कि जब उसके नाम से पानी और बिजली के कनेक्शन है तो वह अन्य डॉक्यूमेंट भी बना सकता है और भविष्य में हो सकता है कि वह आपकी संपत्ति पर मालिकाना दावा ठोक दे, आपकी प्रॉपर्टी को चैलेंज कर दे, तो वह उस संपत्ति को ले तो नहीं पाएगा, लेकिन आप अननेसेसरी मुश्किल में आ जाएंगे, बेवजह परेशानी में आ जाएंगे और आपको उस संपत्ति को अपने आप की साबित करने में मुश्किलें आ जाएगी। इसके बाद जो 12वां पॉइंट है वो भी इम्पोर्टेंट है और वो किराए को लेकर है कि किराया आप किस प्रकार से लेते हैं। आपको किराया हो सके जितना कैश में या अन्य तरीकों से ले लेना चाहिए, लेकिन अपने बैंक अकाउंट में किराया नहीं लेना चाहिए, ना ही बैंकिंग के किसी अन्य तरीके से लेना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार जब मकान मालिक और किराएदार की आपस में नहीं पटती है, उनके बीच विवाद होता है और मकान मालिक संपत्ति को खाली करवाने के लिए कोर्ट में जाता है, कोर्ट की मदद लेता है, तो वहां पर किराएदार ये साबित कर सकता है कि उसने बैंकिंग के तरीके से आपको किराया दिया है और अभी तक आपको वो किराया टाइम पे देता आ रहा है। वहीं पर मकान मालिक ये दावा कर सकता है कि उसको वह किराया नहीं दे रहा है और अगर 3 या 4 महीने तक किराएदार किराया नहीं दे तो कोर्ट ऐसे किराएदार को वहां से हटाने के लिए आदेश दे सकता है। तो उसके पास इस बात को साबित करने का प्रूफ नहीं रहेगा कि आपको उसने कंटिन्यू किराया दिया है, तो इस क्लॉज की बिना पर मजबूती से अपना दावा कोर्ट में पेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं 13वां पॉइंट की। ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो ये है कि जिस किराएदार को आप अपनी संपत्ति को किराए पर दे रहे हैं तो उस व्यक्ति का बैकग्राउंड चेक कर लें। आप ये चेक कर लें कि वो व्यक्ति कमाता कितना है, कहां पर काम करता है, इस संपत्ति पर किराए पर आने से पहले वह कहां पर किराएदार की हैसियत से रहता था। उस संपत्ति के मालिक से जाकर जरूर मिलें, उसके बारे में तहकीकात करें कि ये व्यक्ति किस प्रकार से आपकी संपत्ति पर किराया देता था या नहीं देता था, या आपको किसी तरह से परेशान तो नहीं करता था। तो उसके बैकग्राउंड के बारे में तमाम जानकारियां आप प्राप्त करके फिर संतुष्ट होने के बाद ही उस संपत्ति को उस किराएदार को दें। इसके अलावा आप उससे डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड ले सकते हैं और इनके आधार पर यह पता कर सकते हैं कि क्या उस व्यक्ति ने कहीं पर बैंक लोन या प्राइवेट व्यक्ति से कोई लोन तो नहीं ले रखा है। इससे उस व्यक्ति की फाइनेंशियल स्थिति आपको पता चल जाएगी, उसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी कि वो व्यक्ति आपकी संपत्ति पर किराएदार की हैसियत से काबिज होने के लायक है या नहीं है। इसके बाद 14वां पॉइंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कानूनी रूप से जरूरी भी है। कानून का चूंकि हमें सभी को अच्छे तरीके से पालन करना चाहिए और कानून में ये कहा गया है कि किसी भी संपत्ति पर किसी भी किराएदार को अगर आप रखते हैं तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन आपको करवाना चाहिए। जब भी आप अपनी संपत्ति किसी भी किराएदार को दें तो आप उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। ये ऑनलाइन तरीके से करवाया जा सकता है या संबंधित नजदीकी पुलिस थाने में जाकर भी आप इसको करवा सकते हैं। इससे होगा ये कि अगर उस व्यक्ति का बैकग्राउंड खराब है, वो क्रिमिनल टाइप का व्यक्ति है, तो सारी स्थिति आपके सामने आ जाएगी और आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए सचेत हो जाएंगे और अपनी सेफ्टी को रखने के लिए आप जरूरी कदम उठा लेंगे। तो दोस्तों 14 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब मैंने आपसे वादा किया था कि 15वां पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो 15वां पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि जिस व्यक्ति को आप किराएदार के तौर पर अपनी संपत्ति पर काबिज रखें तो उससे दोस्ती कभी ना करें, उससे अपने घर की जरूरी बातें
साझा न करें, उसको अपने जीवन के लूज पॉइंट शो न करें, अपनी कमियां न बताएं और किराएदार के प्रति किराए के लिए कभी भी नरमी न बरतें, उससे समय समय पर किराए की मांग करते रहें। इससे होगा ये कि वह आपके लूज पॉइंट नहीं जान पाएगा, आपसे क्लोज नहीं हो पाएगा, आपसे वो सतर्क रहेगा, आपसे वह बात करने में संकोच महसूस करेगा और किराया भी समय पर देता रहेगा और किसी भी तरह की कोई बदमाशी आपके प्रति करने से हिचकिचाएगा। तो दोस्तों, ये 15 सावधानियां थी जो किसी भी मकान मालिक के लिए जानना बेहद जरूरी थी। किसी भी संपत्ति को किराए पर देने से पहले इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो किसी भी मकान मालिक की संपत्ति खतरे में नहीं पड़ेगी, उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं कर पाएगा, उसकी जीवन भर की जो कमाई से संपत्ति उसने खड़ी की है वह संपत्ति विवादित नहीं होगी और न ही उसको अनर्गल कोर्ट कचहरी के बेवजह फालतू चक्कर काटने पड़ेंगे। इसलिए मेरा ये वीडियो हर मकान मालिक तक पहुंचना चाहिए। उस मकान मालिक को यह जानकारी होनी चाहिए कि उसको भविष्य में किसी भी संपत्ति को किराए पर देने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी है और इसमें बताई गई तमाम बातों को उसको देख लेना चाहिए और इन बातों को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए ताकि जब भी किसी संपत्ति को वह किराए पर दे तो उसकी संपत्ति मुश्किल में न आए, उसकी संपत्ति खतरे में न पड़ जाए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अब एक लाइक जरूर बनता है, लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक करने में आपका कोई खर्चा नहीं आएगा, हमारा मनोबल जरूर बढ़ जाएगा और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और साथ में आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमें वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलेंगे फिर इसी तरह के नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।